जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे इतिहास, जो यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी और कई ऐसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये जो सब्जेक्ट होता है वो शुरू करने वाले हैं आज हम इतिहास। ठीक है, इससे पहले आप सबके लिए एक बहुत ही मोटिवेटेड लाइन, जहां हुकूमतों के फरमान नहीं चलते वहां पर यूपीएससी के पैगाम चलते हैं कि गर्ल्स पे नहीं गोल्स पर फोकस कर छोटे, क्योंकि आज से 5 साल बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन कोई ज़रूर ये पूछेगा कि भाई तू क्या करता है और कितना कमाता है। तो इसलिए आप सब ट्राई करिए। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास इतना लंबा एक विषय है कि इसे पढ़ पाना मुश्किल है, तो इसलिए हमने इसका खंडन किया है। ठीक है, और इतिहास की परिभाषा पहले जान लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। तो भूतकाल में हुए जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। जैसे कि परिभाषा अनुसार मैंने कहा कि महत्वपूर्ण घटना, यदि आप मानते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि मेरे दादाजी ने या फिर आपके परदादाजी ने जो कुछ भी किया उसका हम इतिहास में अध्ययन क्यों नहीं करते, क्योंकि वो इतिहास की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिससे कि हम उसका अध्ययन करें। इतिहास की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुए हैं उनका ही हम अध्ययन इतिहास में करेंगे। जैसे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन, भगत सिंह द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद, अशोक, चंद्रगुप्त, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं और जो कि भारत अपने इतिहास में उसको संजोए रखा है। तो इतिहास को हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं। पहला है भारत का इतिहास और दूसरा है विश्व का इतिहास। भारत के इतिहास में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी सभ्यता कैसे उद्भव हुआ, कैसे नगर बना, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब बहुत सी चीज़ें भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। और विश्व के इतिहास में भी पढ़ेंगे कि मिस्र की सभ्यता जो थी, चीन की जो सभ्यता थी, उनमें और हमारी सभ्यता के बीच क्या क्या समानता दिखी, क्या क्या अंतर दिखे, इस बारे में देखेंगे कि कौन सी सभ्यता ज़्यादा विकसित थी। तो हम भारत का इतिहास शुरू करते हैं। भारत के इतिहास को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला इतिहास है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री जिसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो आइए इसके बारे में सब डिटेल से जानते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, यानी इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो वो है हेरोडोटस। उनको इतिहास का जनक कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में देखिए क्या होता है। प्राचीन समय में यानी बहुत समय पहले हमारे भारत देश को क्या कहा जाता था, हमारे भारत देश को कहा जाता था हमारे भारत देश के ऐसे तो 4 नाम हैं, तो उनका अध्ययन करेंगे कि किस तरह से उनका नाम बदला गया समय के अनुसार, इस बारे में देखते हैं। तो भारत का नाम महाकाव्यों और पुराणों में क्या रखा गया है, भारतवर्ष। जैसे कि रामायण में एक जो लव कुश कांड होता है उसमें गाना है भारतवर्ष आर्यखंड ऐसे कुछ करके। तो महापुराण और महाकाव्यों में ये भारतवर्ष भारत का नाम था। ठीक है, और भारत किस लिए नाम पड़ा, क्योंकि ये भरत का देश है। भरत कौन थे, जो दुष्यंत पुत्र भरत थे, जो बचपन में ही शेर से खेला करते थे। तो ऐसा मानते हैं कि जो भारत के निवासी हैं वो भरत की संतान है, इसलिए भारत देश को भारत नाम पड़ा। यूनानी भारत को क्या कहते थे, यूनानी भारत जब आए तो वो इंडिया कहने लगे। यूनानी को इंग्लिश में ग्रीस भी कहते, ग्रीक्स, वो भारत को इंडिया कहने लगे। और जब मुसलमान आए इस्लाम धर्म के, जैसे मुस्लिम इतिहासकार इसे हिंदुस्तान कहने लगे। मुस्लिम की जो पहचान होती है, कई जगह ऐसा देखा जाता है, इसमें तान लगाते हैं, स्थान, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। इसी तरह इन्होंने भी हिंदू में हिंदुस्तान लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह हमारे भारत का नाम भी हिंदुस्तान पड़ गया। भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। और इसके स्रोत क्या क्या हैं कि कैसे हमें पता चला कि ये बहुत ही पुराना है,
तो इसके स्रोत बहुत से हैं, जिनमें मुख्य 4 हैं कि धर्म ग्रंथ, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स, ऋग्वेद, इसमें हमें बताया गया है, अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें भी बताया गया है भारत के विषय में। ऐतिहासिक ग्रंथ, जो इतिहास काल में, भूतकाल में लिखे गए थे, उनके वो भी बताते हैं भारतवर्ष की जो विकसित देश था। और विदेशियों का विवरण, जो भारत में विदेशी आए थे उन्होंने भी भारत के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। और चौथा है पुरातत्व संबंध साक्ष्य, जैसे खुदाई से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि भारत कितना पुराना सभ्यता वाला देश है और भारत कितना विकसित था प्राचीन समय में। अब देख लेते हैं कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या अंतर है, धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथ वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण है, वेदांग है, उपनिषद है, स्मृति ग्रंथ है, धर्मसूत्र है, अर्णक्य है, जैन साहित्य है और बौद्ध साहित्य है। ये वेद से लेकर के अर्णक्य तक ये जो 8 हैं ये वैदिक साहित्य हैं, ये वैदिक काल में लिखे गए हैं। ठीक है, अब आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ पे, हिस्टोरिक स्क्रिप्ट से। पहला है अर्थशास्त्र, इसको किसने लिखा है, कौटिल्य। कौटिल्य का कई नाम है, कौटिल्य का एक नाम है विष्णुगुप्त, गाद का नाम विष्णुगुप्त नाम है, चाणक्य नाम है, अंशु नाम है, अंशुल नाम है और कौटिल्य भी नाम है। ऐसा परीक्षा में पूछ लिया जाता है कई बार कि निम्न में से कौन से चाणक्य का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन आपको याद रहेगा तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। दूसरा आता है राजतंडिगिणी, इन किसने लिखा है, कलहड़ ने। तीसरा चचनामा, अली अहमद ने लिखा है। अष्टध्यायी, ये पाणिनि ने लिखा है। पाणिनि कौन थे, वो आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, कुएं से पानी जो निकालते हैं वो, और बहुत सी कहानियाँ हैं। और गार्गी संहिता कात्यायन ने लिखा है। महाभाष्य ये किसने लिखा है, पतंजलि ने। महाभाष्य किसने लिखा है, पतंजलि ने। अब हम देख लेते हैं कि वेद कितने हैं और वेद के बारे में जानते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वो है वेद, ठीक है। और संकर्ता इसके जो वेद किसने लिखा है, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने। ये कौन थे, ये थे जिन्होंने वेद को लिखा है। और महाभारत लिखने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है, वेद व्यास को, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 जो हैं ये भारतीय इतिहास के वेद हैं। प्रश्न आएगा कि भारत में कितने वेद हैं, तो कितने हैं, 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अब जानते हैं कि किस वेद में क्या दिया गया है और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। एक एक करके जानकारी लेते हैं। पहले देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, ठीक है। इसका 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं। ये परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि मंडल कितने हैं, सूक्त कितने हैं, ऋचाएँ कितने हैं, ठीक है। ऋचाओं को भी 3 भागों में बांटा गया है। इंद्र, अग्नि और पढ़ने वाले ऋषि, उनको क्या कहा जाता है, होत्री। क्या कहा जाता है, होत्री। इंद्र 250, अग्नि 200। और जानकारियाँ इनके बारे में कुछ ले लेते हैं ऋग्वेद के। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, ऋग्वेद क्या था, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली कि वो अपने राज्य कैसे शासन करते थे, क्या उनकी शासन संबंधी जानकारियाँ थी, इस बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है। और विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, इसमें जो तीसरा मंडल है वो किसके द्वारा रचित है, विश्वामित्र के द्वारा, ठीक है। और इसमें वो जो गायत्री मंत्र होता है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये ऋग्वेद में है। आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा कि गायत्री मंत्र किस वेद में है निम्न में से, तो आप किस पर टिक करेंगे, ऋग्वेद पर। अब देखते हैं ऋग्वेद के बाद सामवेद को। इसमें सामवेद में क्या है, गाए जा सकने वाले ऋचाओं की संकलन है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो ये 7 स्वर होते हैं,
सारे गामा पादानी वो किससे निकले हैं? सामवेद से। और इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है कि भारतीय संस्कृत का जनक निम्न में से किस वेद से संबंधित है? तो वो है सामवेद। और इसका जो पाठकर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? उद्रात। क्या कहते हैं? उद्रात। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद ये वैदिक कर्म कांड के नियमों का संकलन है। जो वैदिक काल में जो भी घटनाएं हुए थे उनके बारे में यजुर्वेद में लिखा गया है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अथर्वयु। क्या कहते हैं? अथर्वयु। और इसकी विशेषता क्या है कि यह गद्य एवं पद दोनों में है। ये कई बार ऐसा प्रश्न आ गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि गद्य और पद में लिखी जाने वाला वेद कौन सा है? तो वो है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद, जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। अब देख लेते हैं अथर्ववेद। ये सबसे आखिरी रचित वेद है, यानी कि सबसे अंत में लिखा गया, वो तीनों के बाद ये अथर्ववेद लिखा गया। सबसे पहले लिखा गया था ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और अंत में अथर्ववेद लिखा गया था। इसके रचयिता कौन थे? ये थे अथर्वा ऋषि, जिनके नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था। कौन से ऋषि थे? अथर्वा ऋषि। इस अथर्ववेद हमें क्या क्या जानकारी देता है? तो अथर्ववेद हमें रोग निवारक तंत्र मंत्र के बारे में भी जानकारी देता है। जादू टोना और विवाह आदि इस अथर्ववेद में सम्मिलित हैं, लिखे गए हैं। और दूसरा क्या है? सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास के बारे में भी अथर्ववेद में लिखा गया है। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां, इस बारे में भी अथर्ववेद में लिखा गया है। कन्याओं की जन्म की निंदा, इस बारे में भी अथर्ववेद में लिखा गया है। जो हम अभी देखते हैं जादू टोना, ये सब कहाँ से आया है? अथर्ववेद से। प्राचीन समय में जो ब्राह्मण थे वो अथर्ववेद का अध्ययन करते थे और जिससे ये राजाओं और अन्य को श्राप का भय देते थे कि हम तुम्हें श्राप दे देंगे, तुम दूसरे जानवर में बन जाओगे। इसलिए उस समय, प्राचीन समय में अधिकतर कई जगह पर ब्राह्मणों का सबसे अधिक प्रचलन था और ब्राह्मण सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि सभी लोग श्राप से डरते थे कि हमें कोई जानवर न बन जाए और उनके क्रोध से बचे रहें। इसलिए अब आइए देखते हैं इसको। ये वेदांग, इसको सूत्र साहित्य भी कहते हैं। वेदों को समझने हेतु रचित किया गया है। वेदों को समझने के लिए ये लिखा गया है वेदांग को। ये वेद का ही एक अंग है। जब इसको वेदांग को क्या कहते हैं, संधि करेंगे तो क्या बनेगा? वेद धन अंग, यानी कि एक वेद का अंग है। यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको वेद पढ़ने में आसानी होगी। इनकी संख्या जो है वो 6 है। पहले में है शिक्षा और उच्चारण, कि आप उस किस शब्द का किस तरह से उच्चारण करेंगे, इस बारे में। दूसरा है कल्प, रस्म और समारोह, कि किस तरह से विधि और विधान है, रस्म है और समारोह है, इस बारे में भी। व्याकरण है, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति है, कि किस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ध्री शब्द से हुई है। ध्री का मतलब क्या होता है? ध्री का मतलब होता है धारण करना। इस तरह से इसमें जो भी शब्द हम उपयोग करते हैं उस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, उसका अर्थ क्या है, इस बारे में दिया गया है। और छंद है और ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष क्या होते हैं? जो हाथ देखते हैं और पता करते हैं, भविष्य बताते हैं। ज्योतिष वो होते हैं जो ग्रहों के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? ज्योतिष कहा जाता है। और ये किस में है? वेदांग में। वेद और वेदांग में। वेद के बाद वेदांग आता है। वेदांग के बाद क्या आता है? पुराण। जैसे कि आपने नाम सुना होगा विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण। ऐसे कई से पुराण है जो हमारे भारतीय संस्कृति में है, हमारे हिंदू धर्म में है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण ये किस में है? पुराण में है, कि कौन से समय में कौन से राजा हुआ करते थे और कौन से देवता थे, किस तरह की घटना हुई थी, ये सब पुराण में लिखा गया है। पुराण किसने लिखा है? रचयिता उनके कौन है? तो लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। कौन है? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा।
अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित हैं। ये जो पुराण है इनको पढ़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। जो संस्कृत पढ़ा रहता है उसको ही समझ में आता है। अधिकांश पुराण किस में लिखे गए हैं? संस्कृत श्लोक में, ठीक है। और पुराणों के पाठ जो करता है उनको क्या कहा जाता है? पुजारी। जैसे मंदिर में होते हैं पुजारी, उनको क्या कहा जाता है? पुजारी। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पुराण का अध्ययन किया हुआ होता है। इसमें स्त्री और शूद्र और उनके पाठन की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे उन्हें सुन सकते थे। पुराण को कौन नहीं पढ़ सकता था? स्त्री और शूद्र, जो नीची जाति के होते थे, उन्हें पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था। वे केवल इस पुराण को सुन सकते थे। और पुराण जो पढ़ता था उनको क्या कहा जाता है? पुजारी। अब देखते हैं कि पुराण की संख्या कितनी है। पुराण की संख्या मुख्य तरह से 18 है। मुख्य पुराण 18 है। पहला है मत्स्य पुराण, ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। ये सातवाहन वंश में पाया गया था। मत्स्य पुराण, मत्स्य मतलब मछली, मछली के देवता से संबंधित ये पुराण है, ठीक है। विष्णु पुराण जो मौर्य वंश में, वायु पुराण जो पवन देवता के बारे में इसमें लिखा गया है गुप्त वंश के काल में, और ब्राह्मण पुराण पूर्व वंश महापुराण, और भागवत पुराण ये श्री कृष्ण भक्ति के संबंध में है। और ये जो पांचवें पुराण है वो राजाओं की वंशावली से संबंधित है कि कौन से राजा के वंश में कौन हुए थे, और उनके बारे में जो जानकारियाँ दी गई हैं वो इन पुराणों में है। ब्राह्मण, ठीक है। तो ये ब्राह्मण जो थे वो क्या कराते थे? यज्ञों और कर्मकांड के विधान जानते थे कि किस तरह से यज्ञ कराया जाएगा और किस तरह से कर्मकांड, ये विधि सब जानते थे। और प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे। वेद और इससे संबंधित जो ब्राह्मण थे इनके बारे में भी देख लेते हैं। ऋग्वेद, इसमें इससे कौन सा ब्राह्मण संबंधित थे? ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद, इससे शतपथ ब्राह्मण संबंधित थे। कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद से कौन संबंधित थे? पंचविश या तांडव ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद से कौन ब्राह्मण संबंधित थे? गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण किन्हें कहा जाता था? तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। अन्य वैदिक साहित्य, अन्य वैदिक साहित्य जो है उनके बारे में देखते हैं। मैत्रेयनी, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष है। इसमें अन्य वैदिक साहित्य में ये लिखा गया है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ, और ये शुक्ल काल का ग्रंथ है, ठीक है। नारद स्मृति गुप्त युग की जानकारी। नारद स्मृति क्या लिखा गया है? गुप्त युग की जानकारी। अब आते हैं बौद्ध साहित्य में। इसमें जातक, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। और दूसरा है त्रिपिटक। पहला है विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिदम्भ पिटक, और इनकी भाषा क्या थी? पाली। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या था? कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र इसमें लिखा गया है कथावस्तु में, ठीक है। अब आते हैं जैन साहित्य कि जैन धर्म के जो साहित्य है उसमें क्या क्या लिखे गए हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। और इनके प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं? भगवती सूत्र, कल्पसूत्र, और इसके 12 अंग हैं। भगवती सूत्र में क्या है? स्वामी महावीर के जीवन कृत्य, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया था, किसको क्या उपदेश दिया था, ये भगवती सूत्र में है। कल्प सूत्र में क्या है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, कि जैन धर्म जब प्रारंभ में शुरू हुआ तो किन की घटनाओं का सामना करना पड़ा, कैसे ये उद्भव हुआ, ये कल्प सूत्र में है। और इसमें 12 अंग है।
अब आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में पहला पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ये बहुत ही बुद्धिमान थे। ठीक है, विषय इनका क्या था, क्या लिखा था इन्होंने? मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। संरचना क्या थी? 15 अधिकरण, 180 प्रकरण। प्रकरण यानी कि चैप्टर, और अधिकरण मतलब पार्ट्स। भाषा इनकी कौन थी? संस्कृत। ये अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। और कैसे लिखा गया है? तो ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, इस तरह से लिखा गया है कि पत्तों पर लिखा गया था अर्थशास्त्र। तरंगिणी, इसके लेखक हैं कल्हड़। और भाषा कौन सी थी? संस्कृत। कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है राजतरंगिणी में। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास इसमें किया गया था। ठीक है, किसमें? राजतरंगिणी में सबसे प्राचीन इतिहास लिखने का प्रयास किया गया था। अब देख लेते हैं चचनामा। इसके लेखक थे अली अहमद। और कौन से विषय था? अरबों की सिंध विजय। किस विषय में लिखा था इन्होंने? कि अरबों की सिंध विजय। जो अरबियन थे, अरब सागर से, अरब के देशों से आए थे, वो सिंध को कैसे जीता था, इस बारे में इन्होंने ये चचनामा लिखा था। और इनकी भाषा कौन सी थी? फारसी। किस भाषा में लिखी गई है चचनामा? फारसी। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि चचनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो वो कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। चौथा है अष्टाध्यायी। इसके लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि के बारे में आपने कहानी सुनी होगी कि जब वो पढ़ते थे तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, तो जब वो घर जाने लगे तो देखा कि कुएं से जो पानी निकलता है वो रस्सी उसको, पत्थर को घिस देता है। तो वो भी मेहनत करते हैं और सफल होते हैं। और बाद में क्या बनते हैं? वो संस्कृत के महान ग्रामर, व्याकरण का वो क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं। वही पाणिनि थे। और विशेषता क्या थी? संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ लिखा था इन्होंने। पाणिनि ने क्या लिखा था? प्रथम ग्रंथ। विषय मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी। अष्टाध्यायी में है मौर्य पूर्व और मौर्य युग की जानकारी। ठीक है, और गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। और विषय क्या था? ज्योतिष। इसमें क्या क्या लिखा गया है? ज्योतिष और भारत में होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी। ठीक है, कि ग्रीक के लोग भारत में कब आक्रमण करते थे, किस तरह से आक्रमण करते थे, और उस आक्रमण में किनका पतन होता था, ये सब गार्गी संहिता में लिखा गया है। छठा है महाभाष्य। इसके लेखक हैं पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि। कौन थे? पतंजलि ने महाभाष्य की लिखा है। और इसमें क्या लिखा गया है? शुंगों की जानकारी। शुंग जो थे उनकी जानकारी महाभाष्य में दी गई है। अब देख लेते हैं कि विदेशी यात्रियों का विवरण, कि जो भारत में विदेशी आए थे वो कौन थे और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। पहले हैं यूनानी, जो एक रोमन लेखक थे। ठीक है, और दूसरे थे चीनी। पहला कौन आया था भारत देश में? यूनान से। और वो कौन थे? रोमन लेखक थे। और दूसरा आए थे चीनी, ह्वेनसांग। ठीक है, और ये किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में। तीसरा अरबी लेखक आए थे अलबरूनी। अलबरूनी ने क्या दिया था? भारतीय, जब आप पढ़ेंगे जियोग्राफी में भारतीय मौसम, भारतीय जलवायु, तो इन्होंने अलबरूनी का एक योगदान है। चौथा है अन्य लेखक जो आए थे उनके बारे में, जैसे मार्को पोलो था। ये क्या किए थे? पूरे विश्व का भ्रमण किए थे मार्को पोलो। पहले पढ़ लेते हैं यूनानी, जो रोमन लेखक थे। इन्होंने प्रमुख लेखक क्या क्या, यूनानी क्या क्या लिखे थे? टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइमेक्स। ये 4 यूनानी थे जो प्रमुख लेखक थे और भारत में आए थे। पहले देखते हैं टेसियस कौन थे? तो यह ईरान का एक राज्य वैद्य था। राज्य वैद्य यानी कि कौन? जो उपचार करते हैं जड़ी बूटियों द्वारा, उन्हें को राजवेद कहा जाता है। ठीक है, अब भारत के संबंध में इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है।
दूसरे हैं हेरोडोट्स। हेरोडोट्स, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। ये लाइन मैंने आपको पहले ही शुरू में बताई थी कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोट्स को। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इन्होंने पुस्तक लिखी थी और इनका नाम क्या था? हेरोडोट्स। और इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तीसरा है मैगस्थनीज। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मैगस्थनीज कब आए थे, किस शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे। और इनकी कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी इसमें है। इंडिका में क्या है? मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी, कि मौर्य अपना शासन प्रशासन कैसे चलाते थे और कैसे अपने राज्य में शासन किया करते थे, इसमें ये जानकारी दी हुई थी। अब देखते हैं अन्य जो यात्री थे, विदेशी यात्री, उनके बारे में। डाइमेकस। डाइमेकस एक सीरियन नरेश आंतियोक्स का राजदूत थे और बिंदुसार के राजदरबार में आए थे। ये डाइमेकस कौन थे? एक सीरियन नरेश के राजदूत थे और बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे जो बिंदुसार थे, उनके राज्य में आए थे। और डायोनीसियस ये मिस्र नरेश, नरेश मतलब क्या होता है? राजा। मिस्र नरेश के टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, और ये अशोक के दरबार में आया था। अशोक के जब कार्यकाल चल रहा था, अशोक जब राजा थे भारत में, तो ये डायनेसियस आए थे। टॉलमी जो ये 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी ने भारत का भूगोल पुस्तक नाम लिखा था। प्लिनी कौन थे? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री, और इन्हें भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी बहुत अधिक थी। प्लिनी को भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, 8वां पढ़ते हैं, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इसके लेखक अभी तक कोई इतिहासकार पता नहीं लगा पाया है इसके लेखक कौन है, तो वो अज्ञात है अभी। और ये 80 ईस्वी पहले आए थे। ये 80 ईस्वी के समय में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी, इस प्लेसिस ऑफ द इरिथियन सी में क्या जानकारी दी गई है कि 80 ईस्वी पहले भारतीय बंदरगाह किस प्रकार हुआ करते थे, इस बारे में। और सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से थे? नियाकस, ऑनेसिक्टस, ऑस्टिबोलुस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।